हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इसको समझने के लिए हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं जो कैसे लिए हमने रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी है जो एक किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। सपोज ये आपकी है रिजिड बॉडी जो किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बॉडी ली हमने वो क्या है, आपकी रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी कैसी होती है, जिसके ऊपर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर हमारा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप या साइज या इन जनरल बोले कि इंटर एटॉमिक सेपरेशन चेंज नहीं होता है। तो यहां पे आपको क्या करना है, एक रिजिड बॉडी लिए जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अब हमें इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालनी है। देखिए, आपने बचपन में पढ़ा हुआ होगा कि जब कोई बॉडी लीनियरली मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, लेकिन ये था आपका प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अब हम बात कर रहे हैं प्योर रोटेशन मोशन की। ठीक है, दोनों की भी बात करेंगे एक साथ, लेकिन अभी सिर्फ बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, जब बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही है तो अब यहां पे बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है जी, तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या कंसीडर किया, रिजिड बॉडी। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं कि ये बॉडी बहुत छोटे छोटे मासेस से बनी हुई है। क्या, बहुत छोटे छोटे मासेस से बनी हुई है। तो हम मानते हैं ये m1 m2 और mn तक कि ये छोटे छोटे मासेस है, इस बॉडी के छोटे छोटे मासेस है जिन मासेस से ये आपकी रिजिड बॉडी बनी हुई है। तो सपोज करते हैं कि ये एक मास m1 है यहां पर, जो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 दूर है। ठीक है, और इधर मान लेते हैं कि ये मास m2 है जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 दूर है। तो दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो ये सारे मासेस हैं उनकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या क्या हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं r1 r2 एंड सो ऑन अप टू rn। ठीक है जी, ये मासेस हैं, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या करना है, अब हमें देखना है इनकी स्पीड। अब एक बात बताइए, सपोज करो कि ये आपका व्हील है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मान लो और इसके अंदर ये एक छोटा व्हील भी है, सपोज करो। अब ये क्या कर रहा है कि व्हील ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तब आपको पता लगेगा कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो है ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी तो है ओमेगा, लेकिन इस पॉइंट पे जो पार्टिकल की स्पीड होगी और इस पॉइंट पे जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो दोनों अलग अलग होगी। किसकी ज्यादा होगी, देखो आपको दिख रहा है बाहर वाला बड़े बड़े चक्कर काट रहा है तो उसको तेज घूमना पड़ेगा और छोटे वाले को धीरे। तो हमें सिर्फ यहां पे ये नहीं देखना कि धीरे है तेज है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है दोनों की तो आपकी जो लीनियर स्पीड है वो दोनों की अलग अलग आएगी। तो ये जो दोनों मासेस हैं वो अलग अलग डिस्टेंसेस पे हैं, तो इसकी स्पीड अगर कितनी आती है, मान लो इसकी स्पीड अगर v1 आती है तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, v2। ठीक है जी, मतलब ऐसे रोटेट कर रही है, ये प्लेन में दिखाने के लिए बताया है। तो इसकी स्पीड अगर v1 है तो इसकी स्पीड v2 होगी। तो v1 v2 क्या है, आपकी लीनियर स्पीड। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि v1 v2 v3 एंड सो ऑन अप टू vn, ये क्या क्या है, इसकी लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड्स। अब हमें निकालना है इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी का हमने तो एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो आप इंडिविजुअल मासेस की काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो, हाफ m1 v1², हाफ m2 v2²। तो कंप्लीट बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, would be equal to sum of individual kinetic energy of masses। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट मासेस है इन सब की काइनेटिक एनर्जी को सम कर देंगे तो टोटल बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। चलो तो करते हैं। तो क्या लिख सकता हूं मैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मासेस। ठीक है, तो इंडिविजुअल मासेस की काइनेटिक एनर्जी को अगर सम कर देंगे
तो आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी मिल जाएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चलिए, तो पहले मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस दूसरे की है हाफ m2 v2 का स्क्वायर अप टू हाफ mn vn का होल स्क्वायर। इतना आ गया? ओके, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। चलिए, अब एक बात और बताइए, आप देखियो, मैं आपको बोल रहा हूं, हर चीज लिख नहीं रहा हूं, तो आप उसको अच्छे से प्रॉपर्ली नोट्स बना सकते हैं, पॉज करके सुन के अच्छे से, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो इधर से। तो अभी मैं इसका मिटा देता हूं, ये लीजिए। अब एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा कि जब कोई बॉडी एंगुलर वेलोसिटी, सपोज करो एक पार्टिकल है, ये रहा, और ये इसकी लीनियर स्पीड v है और एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? मान लो ये ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो यहां से आपने पढ़ा हुआ होगा कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। दिस इज लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में आपको रिलेशन पता है, तो यहां से हम पुट करते हैं। तो पहले मास के लिए v1 क्या होगा? देखो, v1 वुड बी इक्वल टू r1 और ओमेगा 1, और दूसरे के लिए v2 इक्वल्स टू r2 ओमेगा 2। सही लिखा है ना? ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी बॉडी है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, तो ऐसे थोड़ी ना है कि एक पार्टिकल तो पहले ही चला गया, बॉडी टूट थोड़ी नहीं रही है, पूरी बॉडी आपकी रिजिड है, तो सारे पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेंगे। ठीक है, तो अप टू vn इक्वल्स टू rn ओमेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो यहां से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या आएगा आपका? दिस इज इक्वल्स टू हाफ m1, v1 की वैल्यू क्या आएगी? r1 स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो r2 स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए, अब मैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो हाफ कॉमन आ रहा है और एक ओमेगा स्क्वायर, तो मैं हाफ को कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा? m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये ओमेगा स्क्वायर मैंने इधर बाहर ले लिया। अब देखिए, ये आपने पढ़ा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, तो एक पॉइंट मास है, अगर वो इस एक्सिस से मान लो r डिस्टेंस है, ये मास है जो इससे r डिस्टेंस दूर है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो बहुत सारे मासेज होंगे, तो क्या होगा? m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या पता लगा कि ये क्या आएगा आपका? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो I इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो इसकी वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं। आई होप ये उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। तो यहां से आपको मिलता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हो? तो यहां से आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो ये किस केस में है? जब आपकी बॉडी प्योर रोटेशन कर रही हो, ट्रांसलेट नहीं कर रही हो, सिर्फ रोटेट कर रही हो। ठीक है, अब चलिए मैं एक्स्ट्रा चीजें मिटा देता हूं ताकि हम और चीजें भी डिस्कस कर सकें। हाँ जी, तो अब हम लेते हैं एनालॉजी। अब हम लेंगे इसकी एनालॉजी। तो आपने जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ी थी, या उसको बोल सकते हैं हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब आपकी बॉडी सिर्फ मूव कर रही है ना,
एक डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर रही है, मान लो इसका m मास और v वेलोसिटी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, हाफ m v का स्क्वायर, इतनी आती है भाई। और अगर रोटेट करती है तो क्या आती है, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। तो यहां से जब हम कंपेयर करते हैं तब हमें दिखता है कि देखो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, हाफ हाफ। तो यहां से भी आपको दिख रहा होगा कि जो रोल मास प्ले करता है ट्रांसलेटरी मोशन में, वही रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है किसके अंदर, रोटेशन के अंदर। ठीक है जी। तो ये उस फॉर्मूले से भी मैंने कंपेयर करके आपको बताया, क्या बताया कि जो रोल आपका मास प्ले करता है ट्रांसलेशन के अंदर, वही आपका रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है रोटेशन के अंदर। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर जैसे एक चीज और पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, इसको वो क्या पूछते हैं कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि फाइंड, या ऐसे बोलता है कि डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में, आईजीयू एमडीयू में, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले से देखिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, इफ ओमेगा इक्वल्स टू 1, तो यहां से आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 1/2i। तो यहां से आई आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब इसको लिख लेना, मैं लिखूंगा तो ज्यादा टाइम खराब होगा, आप अच्छे से सुन के लिख लो पॉज करके, क्या कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। कब, व्हेन body is rotating with unit angular velocity. I repeat, the moment of inertia of a body is equals to 2 times of kinetic energy of rotation if the body is rotating with unit angular speed. ठीक है, चलिए जी, इसके ऊपर एक लास्ट चीज और बतानी है, जो क्या है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बनाए अच्छे से। हाँ जी, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और आता है, तो न्यूमेरिकल देख लीजिए एक बार आप, वो कैसे करते हैं, उसके बाद आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मैंने क्या बताया, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोलेगा कि एक व्हील है, ठीक है, वो उसकी एंगुलर स्पीड, अब एंगुलर स्पीड नहीं दी हुई, वो बोल रहे हैं कि वो व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है कि वो 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट कर रहा है, समझ रहा है, 1 मिनट में 300 चक्कर काट रहा है। ठीक है, अच्छा जी, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है उसका, और इस व्हील का जो मास है वो दे रखा है 4 किलो और रेडियस है 1 मीटर। तो फाइंड करें इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, सिंपल सा सवाल है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछते ही इतने आसान आसान सवाल हैं, हमारी गलती नहीं है तो करना जरूरी है, नहीं तो आप कहोगे कि सर ने छुड़वा दिए। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आपको आई और ओमेगा पता होना चाहिए। अब देखो ये व्हील क्या है, किस शेप में दिया हुआ है, रिंग की शेप का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है रिंग का। मास कितना दिया हुआ है 4 और रेडियस कितना है 1 मीटर। तो 4 इंटू में 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जो कहेंगे कि सर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप डायरेक्टली यहां पे सवाल ऐसे दिया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 है। ठीक है जी, अब तो ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी निकालो। अब देखो एंगुलर स्पीड वो कैसे निकालते हैं, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि एंगुलर स्पीड क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट। बिल्कुल नहीं होता है, नहीं तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या डिफाइन करते हैं, ओमेगा हमने पढ़ा हुआ है
ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। अगर कोई बॉडी टी टाइम में यहां से यहां पहुंच गई घूम के यूं, ठीक है जी, तो टी टाइम में अगर थीटा एंगल चली जाती है तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है ना। तो अब यहां पे बताओ, इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में 300 चक्कर काट रही है। कितना काट रही है? 1 मिनट में 300 चक्कर। तो बताओ एक चक्कर में कितना एंगल घूम जाती है? 2 पाई रेडियन। कितना घूम जाती है? 2 पाई रेडियन। तो एक चक्कर में 2 पाई, तो 300 में 2 पाई रेडियन। तो आपका थीटा आ गया 300 गुणा में 2 पाई। समझ में आ रहा है ना? और कितने टाइम में घूमती है? पर मिनट, है ना। तो कितने मिनट में? 1 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो ये आपको एसआई सिस्टम में पुट करना था। मेन आपको ओमेगा निकालना आना चाहिए। ये आपने एक बार पुट कर दिया तो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकल गया। ठीक है, क्योंकि आप ओमेगा क्या पढ़ते हो? रेडियन पर सेकंड। तो थीटा आपका रेडियन में पुट करो, टाइम आपका सेकंड में, बस। अब यहां से क्या है? 0 से 0 चला गया, 2 3 6 और 3, ये आ जाएगा 10 पाई। कितना आएगा? 10 पाई आ गया। यहां से काइनेटिक एनर्जी रोटेशन आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई कितना आ रहा है? 4, और ओमेगा कितना है? 10 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, 200 200 पाई स्क्वायर, ये आपका आ गया जूल। पाई स्क्वायर को सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर दो। तो ये आपका आंसर हो गया है। सो ये था आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में।